नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सचिन चौधरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास वीडियो। MCQs क्वेश्चन की ये सीरीज़ हमारी चल रही है। उसमें हम रोमांटिक एज के रोमांटिक पीरियड के इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम अपने चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि MCQs क्वेश्चन की सीरीज़ में हम पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स पर वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप TGT, PGT, नेट, GDC, GIC या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो इंग्लिश टीचर के लिए होता है तो आपके लिए चैनल और ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना किसी ज़्यादा समय को गंवाए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, रोमांटिक पीरियड के जो टाइम लिमिट आपकी स्क्रीन पर है उसे एक बार देख लेते हैं। इट इज़ 1798 to 1830। दोस्तों, प्लीज़ करेक्ट दिस टाइम लाइन। इट इज़ 1719 to 1832 जनरली। समवेयर यू विल फाइंड 1837, बट 1832 इज़ मोर अप्रोप्रिएट, मोर करेक्ट। दोस्तों, जो इसका टाइम पीरियड है 1798 से स्टार्ट होता है और जनरली 1732 तक माना जाता है। कहीं कहीं किसी बुक्स में आपको 37 भी मिल सकता है। 37 में क्योंकि यहाँ से हमारा विक्टोरियन एरा की शुरुआत हो जाती है तो इसलिए इसे 37 भी जनरली हम कंसिडर कर लेते हैं। दोस्तों, 1837 से 1901 तक जो हमारी विक्टोरियन एज है। चलिए, शुरुआत 1798 से मानी जाती है। वाई इट इज़ कंसिडर्ड द स्टार्टिंग ऑफ रोमांटिक पीरियड? बिकॉज लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड इन 1798 एज यू ऑल नो। चलिए दोस्तों, आगे शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, हु इज़ कैरेक्टरिस्टिकली नोन एज द रियलिस्टिक रोमांटिसिस्ट? ऑप्शंस आर वॉल्टर स्कॉट, अलेक्जेंडर पॉप, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन। किसके बारे में कहा गया है रियलिस्टिक रोमांटिसिस्ट कौन है? तो दोस्तों, आपके क्वेश्चन का आंसर है ए, वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट के आगे बढ़ने से पहले वॉल्टर स्कॉट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वॉल्टर स्कॉट इज़ नोन एज फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल किसे कहा जाता है तो वो नाम है वॉल्टर स्कॉट का। अब क्वेश्चन ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए, आ सकता है, वॉल्टर स्कॉट, स्कॉट मतलब क्यों कहा जाता है इन्हें? बिकॉज ही वॉज ए स्कॉटिश राइटर, ही वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड। और इनके फेमस ही इज़ नॉन फॉर बेवरली नॉवेल्स। दोस्तों, बेवरली नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं। इनकी पूरी एक सीरीज़ थी हिस्टोरिकल नॉवेल्स की जिसके बारे में ये फेमस है, जिसके लिए। तो इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1771 एंड ही वॉज डाइड इन 1832 एंड this year is considered the last year of romantic era, ending of romantic era, because he died in 1832। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 in front of you। Satanic school was the term applied by which of the following poets in his Vision of Judgment 1822? सैटेनिक स्कूल, दोस्तों पहले सैटेनिक स्कूल के बारे में हम जान लेते हैं। सैटेनिक स्कूल जो टर्म है वो इन्होंने पूछा है वो किसने दी है? PB शैले, रॉबर्ट सदी, जॉन कीट्स और विलियम हैजलिट। चलिए दोस्तों, बता देते हैं। सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट सदी इन हिज बुक अ विजन ऑफ जजमेंट। दोस्तों, रॉबर्ट सदी जो कि पोएट लॉरिएट भी थे उस समय, याद रखिएगा, पोएट लॉरिएट थे ये। और ये कौन, कब से कब तक पोएट लॉरिएट रहे हैं दोस्तों? 1813 से 43 तक। और 43 में कौन आ गया था? 43 में वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरिएट टिल हिज डेथ 1850 एंड आफ्टर दैट टेनिसन बिकेम द पोएट लॉरिएट। ये पूरी एक सीरीज़ है तो आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट राइटर्स की। तो इसमें जो है इन्होंने सैटेनिक स्कूल जो टर्म दी थी वो विजन ऑफ जजमेंट में दी थी। और इसके जो मेन राइटर इन्होंने बताया था बायरन एंड शैले। दोस्तों, बायरन और शैले क्योंकि रेवोल्यूशनरी राइटर्स थे और इन्होंने जो कुछ रेवोल्यूशनरी वर्क लिखे थे, इसलिए इनके दोनों के जो स्टाइल के लिए इन्हें सैटेनिक स्कूल में इन्होंने कंसिडर किया था रॉबर्ट सदी ने। आई होप ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर। द लिमिट्स ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड आर ऑफन सेट आर्बिट्रेरली एट 1798, द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेड, एंड
दोस्तों शुरुआत हमने आपको बताया था लिरिकल बैलेड के बारे में, यहाँ पर जिक्र आ गया है। लिरिकल बैलेड 1798 से स्टार्ट हुई थी। एंडिंग कब मानते हैं? 1824 द ईयर ऑफ लॉर्ड बायरन्स डेथ, 1834 द ईयर ऑफ सेंट एस टी कॉलरिज डेथ, 1850 द ईयर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ डेथ और 1832 द ईयर ऑफ वाल्टर स्कॉट डेथ। तो आंसर जैसा हमने बताया था आपको 1832 ही होगा इसका। द आंसर इज डी, 1832 द ईयर ऑफ वाल्टर स्कॉट्स डेथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले लिरिकल बैलेड के बारे में हम आपसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लिरिकल बैलेड, द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड केम इन 1798 एंड दिस ईयर इज कंसिडर्ड एज द स्टार्टिंग ऑफ रोमांटिक एज और रोमांटिक एरा इन इंग्लिश लिटरेचर। टोटल पोएम्स इन लिरिकल बैलेड वर 23 in first edition. There were 23 total poems. 19 were composed by Wordsworth and 4 of them were considered by S.T. Coleridge. जी दोस्तों 19 poems जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 14 लिखी थी S.T. Coleridge ने. The first poem of the collection was Rime of the Ancient Mariner, which was composed by S.T. Coleridge, and the last poem of this collection was Tintern Abbey, which was written by Wordsworth. दोस्तों याद रखिएगा जो पहली पोएम है वो कॉलरिज ने लिखी है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर, एंड द लास्ट पोएम जो आखिरी पोएम थी वो टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। तो दोस्तों याद रखना है जिसको जो इसका सेकंड एडिशन आया था दोस्तों वो 1800 में आया था, ये भी याद रखिएगा। एंड इन सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस इन एट दैट। जी दोस्तों ये भी याद रखने वाली बात है, प्रीफेस इन्होंने 1800 में जो इसका सेकंड एडिशन आया था उसमें इन्होंने क्या ऐड किया था? प्रीफेस वॉज एडेड। इन दैट प्रीफेस वर्ड्सवर्थ गेव हिज थियरी ऑफ पोएट्री। चलिए दोस्तों आई होप सारी चीज़ें याद रहेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिरिकल बैलेड से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें या रोमांटिक एरा से क्वेश्चन जो बनते हैं वो सब हमने डिस्कस कर दिया। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। And if you visit our channel, in our playlist you will find the important videos of MCQ series, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के important writers पर MCQ series हम लेकर आए हैं, जहाँ पर पी.बी. शैले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, मिल्टन एंड शेक्सपियर, आप सभी तमाम राइटर्स जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनके ऊपर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 in front of your screen. W.M. Thackeray satirized the Silver Fox School delightfully in his parody entitled A Novels by Rustic Hands, Novel by No Caliber Hands, Novels by Rubbish Hands, Novels by Eminent Hands. दोस्तों सिल्वर फॉक स्कूल जो है उसे जान लेते हैं, इसे फैशनेबल नॉवेल्स भी कहा जाता है। सिल्वर फॉक नॉवेल्स को फैशनेबल नॉवेल्स भी कहा जाता है बिकॉज दे वर रिटन फॉर अपर क्लास। दोस्तों अपर क्लास के लिए लिखे जाते थे। और W.M. ठैकरे के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इनका पूरा नाम क्या है? विलियम मेकपीस ठैकरे। इनका जो जन्म हुआ था 1811 में हुआ था एंड ही वॉज डाइड इन 1863। तो दोस्तों इन्होंने सैटराइज किया था, इन्होंने इसे सटायर इसकी एक व्यंग किया था इसके ऊपर, और वो इंटाइटल्ड क्या पैरोडी का इनका टाइटल दिया था, ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहले इसका आंसर बता देते हैं। योर आंसर इज डी, द नॉवेल्स बाय एमिनेंट हैंड। दोस्तों इसका दूसरा नाम फैशनेबल नॉवेल्स भी है, ये आपको याद रखना है। फैशनेबल नॉवेल्स बिकॉज दे वर रिटन ऑन द अपर क्लास, जो इनकी थीम्स होती थी वो अपर क्लास के ऊपर लिखी जाती थी। एंड दिस टर्म वॉज कॉइंड बाय सिल्वर फॉक। जो टर्म थी वो दोस्तों किसने कॉइन की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विलियम हैजलिट ने की थी। दोस्तों प्लीज़ राइट दिस पॉइंट, द टर्म सिल्वर फॉक स्कूल वॉज कॉइंड बाय विलियम हैजलिट इन हिज आर्टिकल रिटन इन 1827। और इसे दूसरा इसका नाम क्या है? फैशनेबल स्कूल है, ये चीज़ें याद रखनी है। और W.H. ठैकरे ने इन्हें सैटराइज किया था नॉवेल्स बाय एमिनेंट हैंड में। और ये जो हमारे राइटर हैं ये W.M. ठैकरे, ये किस लिए जाने जाते हैं? दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा एक नॉवल का, वैनिटी फेयर। जी हाँ दोस्तों, वैनिटी फेयर के राइटर हैं। इसका सब टाइटल वैनिटी फेयर का है, अ नॉवल विदाउट हीरो, एंड इट वॉज रिटन इन 47 एंड 48। ये सीरीज़ के रूप में आया था, सीरीज़ फॉर्म में पब्लिश हुआ था 1847-48। दोस्तों तमाम ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द नॉवेलिस्ट ऑफ सिल्वर फॉक स्कूल इज़ करेक्ट। ये पूरी एक सीरीज़ दी है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। दोस्तों ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं आपको सीधा सीधा इसका करेक्ट आंसर बता देंगे। इसका जो आंसर है वो बी है, फ्रांसिस ट्रोलॉप, लेडी कैरोलाइन, लैम बेंजामिन डिज़राइल एंड मार्गरेट ओलिफेंट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। हु स्टार्टेड अ जर्नल द मॉर्निंग क्रॉनिकल इन 1769। मॉर्निंग क्रॉनिकल जो जर्नल था वो किसने स्टार्ट किया था? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वुडफॉल, चार्ल्स लैम, बेनेजो एलियट। दोस्तों द करेक्ट आंसर इज विलियम वुडफॉल, इसे याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Question number 7. I firmly believe that the poetical performance of Wordsworth is after that of Shakespeare and Milton, of which all the world now recognize the truth, undoubtedly the most considerable in our language from Elizabethan age to the present time. दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये कमेंट किया था, किसके बारे में इन्होंने किया था? ये कहते हैं आई मिल्टन ऑफ विच कंसिडर्ड द, ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली थी। हु स्पोक दीज वर्ड्स इन प्रेज ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के बारे में इन्होंने बात बोली थी, और इवन इन्होंने ये खुद बिलोंग करते थे विक्टोरियन एरा से, और उन्होंने कहा था कि जो शेक्सपियर और मिल्टन के बाद अगर कोई बेस्ट राइटर है, कोई पॉयनियर है इस फील्ड में, सबसे ऊपर अगर हम किसी को रख सकते हैं तो वर्ड्सवर्थ हैं वो। अपनी एज तक में भी इन्होंने ऐसे कंसिडर किया था, तो ही एडमायर्ड वर्ड्सवर्थ। ओके चलिए दोस्तों याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ यू। नॉट इन वेन बाय डे और स्टार लाइट दस फ्रॉम माई फर्स्ट डाउन ऑफ चाइल्डहुड didst thou intertwine for me the passion that built up our human soul, invoking the wisdom of the spirit of the universe who wrote these lines। दोस्तों ये लाइन किसने लिखी हैं? आपका क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ की ये लाइन है दोस्तों, और ये ली गई हैं द प्रिल्यूड से। दोस्तों याद रखना है, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द वर्ड्सवर्थ फेमस पोएम प्रिल्यूड, which was completed in 1805, but it was published in 1850 after his death. It was published by his wife। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द सक्सेसफुल जर्नल्स इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको बताना है कौन सा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी। यस, डी इज़ द करेक्ट आंसर। द मॉर्निंग पोस्ट। दोस्तों द मॉर्निंग पोस्ट 1772 में आया था, और ये किसने लिखा था? ये जॉन बेल ने। ये दोस्तों जॉन बेल ने स्टार्ट किया था। द टाइम्स वॉज स्टार्टेड इन 1785। टाइम्स जो है 1785 में, और ये जॉन वॉल्टर ने स्टार्ट किया था। दोस्तों ये याद रखिएगा। द एडनबर्ग रिव्यू इट वॉज स्टार्टेड इन 1802। ठीक है दोस्तों, फ्रांसिस जेफरे ने किया था। और लास्ट है ब्लैकवुड मैगजीन, इट वाज स्टार्टेड इन 1817 बाय विलियम ब्लैकवुड। दोस्तों ये इसकी करेक्ट सीरीज़ है, आप नोट कर लीजिएगा इसे। 1772, 1785, 1802 और 1718। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 in front of your screen. Which of the following Whig quarterly founded in 1802 is notorious for its biting attack on Wordsworth Coleridge and other Lake poets। दोस्तों अब लेकर्स जो है ये एक टर्म थी, एक फ्रेज था जो यूज़ हुआ था लेक पोएट्स के लिए। द लेक पोएट्स वर पोएट्स हु वर लिविंग हु लिव्ड इन लेक डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें कौन कौन से नाम आते हैं? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सदे, दीज आर द राइटर्स हु वर कॉल्ड लेकर्स और द लेक पोएट्स। तो दोस्तों इसका आंसर क्वेश्चन ऑप्शन दिए हैं, लंदन मैगजीन, एडनबर्ग रिव्यू, वेस्टमिंस्टर रिव्यू, मॉर्निंग क्रॉनिकल। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, एडनबर्ग रिव्यू। एडनबर्ग रिव्यू जो हमने अभी आपको बताया था 1802 में स्टार्ट हुआ था, इसी में ये टर्म हुई थी, यूज़ की गई थी लेकर्स, और इनके ऊपर अटैक किया गया था, इन्हें क्रिटिसाइज किया गया था, एंड इट वाज अ विग क्वार्टरली एंड इट वाज स्टार्टेड बाय फ्रांसिस जेफरी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस लाइन है दोस्तों, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। हु सेड दिस इन द टास्क। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी ये पोएम है द टास्क। आपको बताना है ये किसने लिखी है पोएम, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द
टाउन। दोस्तों बहुत ही फेमस पोएम है वर्ड्सवर्थ, और काफ़ी लोगों ने इनसे इंस्पायर होकर अपनी पोएम लिखी हैं। विलियम कूपर, हेने खावले, जॉर्ज क्रेब और जॉन थॉमसन। तो आंसर है दोस्तों ए, विलियम कूपर। थोड़ा सा द टास्क के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ a book published in 1785 and it is the task was published in 6 books, divided into 6 books और parts आप कह सकते हैं। 6 books में है द टास्क इज अ पोएम इन 6 books published in 1785 and it was written by विलियम कूपर। दोस्तों कितनी शानदार लाइन है। गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने गांव बनाए हैं, एंड मैन मेड द टाउन, और हम इंसानों ने ये शहर बना दिए। उसकी जो प्रकृति है, जो नेचर से हमने खिलवाड़ कर दिया। चलिए दोस्तों, खेतों में कारखाने उगा दिए हैं मनुष्य ने। तो विलियम कूपर की ये शानदार लाइन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इन फ्रंट ऑफ योर screen. How sweet I roamed from field to field and tasted all the summer's pride, till I the prince of love behold, who is the sunny beams did glide. दोस्तों ये फेमस लाइन है, ये किसने कही है आपको बताना है। Who wrote these famous lines? थॉमस चेटरटन, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लैक और विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों सी इज़ योर करेक्ट आंसर, विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक दोस्तों फेमस राइटर हैं, ट्रांजिशन इन्हें रोमांटिक राइटर भी कहा जाता है, और बेसिकली ये ट्रांजिशन पीरियड के एक बड़े राइटर हैं, जो न्यू क्लासिकल एज और रोमांटिक पीरियड के बीच का जो टाइम था उसके इनका जो 1757 में ये बॉर्न हुए थे एंड ही वॉज डाइड इन 1827। और दोस्तों ये जो इनकी जो पोएम ली गई है, ये जो लाइन्स ली गई हैं, ये लिया गया है पोएटिकल स्केचेस। इनकी जो वर्क था पोएटिकल स्केचेस, इट वाज पब्लिश्ड इन 1783। दोस्तों ये याद रखिएगा, विलियम ब्लेक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, जिन्होंने विलियम ब्लेक ने लैम लिखा है, टाइगर लिखा है, चिमनी स्वीपर, बहुत सारी इंग्लिश की फेमस पोएम्स लिखी हैं। Next question, which of the following poems by S.T. Coleridge was included in the first edition of Lyrical Ballad published anonymously in Bristol in 1798? कौन सी पोएम इनकी ली गई थी दोस्तों? आपके सामने ऑप्शंस है राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर, कुबला खान, क्रिस्टेबल पार्ट 1 एंड फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। एंड योर करेक्ट आंसर इज ए, राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइन। हमने पहले ही बताया था, लिरिकल बैलेड का जो फर्स्ट एडिशन आया था वो 1798 में आया था एंड इट वॉज द फर्स्ट पोएम पब्लिश्ड इन दिस बुक। दोस्तों ये याद रखिएगा। और टोटल हमने बताया था लिरिकल बैलेड में 23 पोएम्स थी, जिसमें से 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी एंड जो 4 पोएम्स थी वो किसने लिखी थी दोस्तों? एस.टी. कॉलरिज ने। एंड राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर वाज द फर्स्ट पोएम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। द कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री is a derisive epithet applied by Scott reviewers as the title of the series of the articles in। ये जो कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री है, ये किसके लिए, किस मैगजीन में यूज़ हुआ था? एडनबर्ग रिव्यू, फेसर्स मैगजीन, क्रॉनहिल मैगजीन या ब्लैकवुड मैगजीन। दोस्तों तो इसका जो आंसर है वो डी है, ब्लैकवुड मैगजीन। और इसके बारे में हमने आपको बताया था, ब्लैकवुड मैगजीन में जो यूज़ हुआ था टर्म कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री, ये बेसिकली ले हंट और जॉन कीट्स के लिए यूज़ हुआ था। हैजलिट भी दोस्तों इसी में इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया गया था इन्हें। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड दे वर क्रिटिसाइज फॉर देयर लो डिक्शन। दोस्तों लो डिक्शन की वजह से, यानी उनकी जो भाषा थी वो इसे गंवार भाषा कहकर इन्होंने संबोधित किया था, एंड दैट्स वाई दे वर कॉल्ड कॉकने स्कूल। तो दोस्तों आई होप आप याद रखेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 in front of your screen. The term lake school was first used by derisively in। लेक स्कूल हमने पहले भी बताया आपको दोस्तों, लेक पोएट्स है जो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सदे के लिए यूज़ हुआ है। कहाँ यूज़ हुआ था? एडनबर्ग रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू, पंच, द चर्म। एंड द 15 का जो आंसर है दैट इज़ ए, एडनबर्ग रिव्यू। दोस्तों एडनबर्ग रिव्यू हमने पहले ही बताया था 1802 में जो स्टार्ट हुआ था, इसी में इन्होंने लेक पोएट्स के बारे में बात की थी। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सदी लेक पोएट्स हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। द टर्म एलेक्जेंडर पॉप यूज्ड फॉर द लिटरेरी टेक्निक ऑफ रोमांटिसिस्ट। कौन सी जो टर्म है इन्होंने यूज़ की थी? नेचर सेंसिटाइज्ड, नेचर एक्सप्लॉयटेड, नेचर मेथडाइज्ड, नेचर नेचुरलाइज्ड।
दोस्तों द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, नेचर मेथडाइज्ड। और ये कहाँ लिखा था इन्होंने? इनकी एक पोएम थी दोस्तों फेमस, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये जो इनकी पोएम थी एसे इन क्रिटिसिज्म, यहाँ पर इन्होंने ये बात कही है, नेचर मेथडाइज्ड। ओके, एंड इट was published in 1711. Let's move to the next question. Question number 17 in front of you. Who defines romanticism as the addition of curiosity to the desire of beauty? Very famous and very important definition. Thomas Gray, Walter Pater, William Cowper, George Crabbe. दोस्तों ये जो डेफिनेशन दी थी, ये दी थी वाल्टर पेटर ने। और इन्होंने वाल्टर पेटर फेमस जो आपके विक्टोरियन एरा के क्रिटिक हैं, द क्लासिकल एंड द रोमांटिक इन लिटरेचर, इन्होंने एक अपना लिखा था, एक आर्टिकल जो लिखा है इन्होंने, ऐसे जो लिखा है उसमें ये इन्होंने डेफिनेशन दी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट द रिव्यू ऑफ एंडीमियन 1818 में जो पब्लिश हुई थी, विच वॉज ब्लेम्ड बाय शेली एंड बायरन ग्राउंडलेसली टू बी श्योर फॉर द डेथ ऑफ द जॉन कीट्स। शेली ने कहा भी है कि इनकी जो मौत का कारण था वो जो एंडीमियन जॉन कीट्स के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। जॉन कीट्स की एंडीमियन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, किसने किया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है, जॉन एवरे, जॉन लॉक, जॉन गिब्सन लॉकहार्ट और जॉन विल्सन कुकर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा, ये सही आंसर है। और ये इनका एडनबर्ग रिव्यू जो है, इसमें इन्होंने किसे क्रिटिसाइज़ किया था? एंडीमियन। कीट्स की जो एंडीमियन थी दोस्तों, उसे क्रिटिसाइज़ करने वाले जो आर्टिकल या क्रिटिक जो राइटर थे वो जॉन विल्सन क्रोकर थे, और शेली ने इन्हें ही इनकी मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ रॉबिन रेड ब्रेस्ट इन अ केज पुट्स ऑल हेवन इन रेज। हु sang these words? ये किसकी पोएम है दोस्तों? इट इज़ टेकन फ्रॉम द पोएम विलियम ब्लेक एंड एग्यूराइज ऑफ इनोसेंस। इट वॉज, दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा, एग्यूराइज ऑफ इनोसेंस। इट वॉज रिटन इन 1803 एंड पब्लिश्ड इन 1863। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। इन 1789 द ईयर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, विलियम ब्लेक इशूड। 1789 में कौन सी इनकी जो कलेक्शन था वो पब्लिश हुआ था? सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल स्केचेस, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस या ट्रायल। दोस्तों सी इज़ योर करेक्ट आंसर। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो आया था 1789 में आया था, और टोटल इसमें 19 पोएम्स थी। ठीक है दोस्तों, चिमनी स्वीपर, शेपर्ड, लैम इनकी फेमस पोएम है। उसके बाद आफ्टर 5 years ही पब्लिश्ड सॉन्ग ऑफ इनोसेंट एंड एक्सपीरियंस। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस और ऐड हो गए थे, 26 पोएम थी उसमें, और वो 1794 में आया था। दोस्तों ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एट स्कूल ही हैड बीन अ प्लेलेस डे ड्रीमर, येट इवन इन दोज डेज ही गैदर्ड अराउंड हिम अ होस्ट ऑफ एडमायरिंग लिसनर्स वंस ही हैड बिगन अ टॉक। वो इतने चार्मिंग थे, या उनकी बातों में वो आकर्षण था, वो अट्रैक्शन था। व्हेन ही यूज्ड टू स्टार्ट स्पीकिंग, पीपल स्टार्ट गैदरिंग अराउंड हिम एंड स्टार्टेड प्रेजिंग हिम। तो ये किसके बारे में बात की गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरिज, पी.बी. शेले या डी. जॉन कीट्स। दोस्तों ये बात हो रही है एस टी कॉलरिज की। बी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट, एन आर्कएंजल अ लिटिल डैमेज्ड। हु यूज दिस फ्रेज फॉर एस टी कॉलरिज? ये किसने एस टी कॉलरिज के बारे में कहा है? चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स मॉर्गन, चार्ल्स रीड, चार्ल्स लैम। दोस्तों योर आंसर इज चार्ल्स लैम। और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों चार्ल्स लैम ने एक लेटर लिखा था वर्ड्सवर्थ को। जी हाँ दोस्तों, लेटर टू वर्ड्सवर्थ, एंड दिस लेटर वॉज written in 26 April 1816, and in this letter Charles Lamb used this phrase or line, an archangel a little damaged, for his friend S.T. कॉलरिज। आपको दोस्तों पता होगा ये दोनों एक ही क्राइस्ट हॉस्पिटल जो इनका स्कूल था वहाँ ये दोनों पढ़े थे, और एस.टी. कॉलरिज जो है इनके सीनियर थे दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेटर टू वर्ड्सवर्थ written by Charles Lamb, he was editing
इज वर्क, उनका एडिटिंग कर रहे थे किसी वर्क का और उसी दौरान उन्होंने ये लेटर लिखा था और ये फ्रेज यूज़ किया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ शैलीज लिटरेरी वर्क इज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। कौन सा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में है? तो दोस्तों, बी योर करेक्ट आंसर, क्वीन मैप, द सेंसी, प्रोमीथियस अनबाउंड और एडोनिस। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी जान लेते हैं। जो क्वीन मैप है, इनकी पोयम है जो वो आई थी 1813 में। दोस्तों, प्रोमीथियस अनबाउंड जो है 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है। जी हाँ दोस्तों, 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है, 1820 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, एडोनिस, एलेजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, पब्लिश्ड इन 1821। स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा है, टोटल 55 स्पेंसरियन स्टेंजाज हैं। और जो दोस्तों इनका द सेंसी है, जो इनकी सेंसी जो वर्क है उसका सेंसी अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स, जो सेंसी है वो 5 एक्ट्स की एक ट्रेजेडी है एंड इट केम इन 1819। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये आंसर आपका बी हो गया है, आपके ईयर वाइज इन्हें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अ जीनियस मोर प्योरली पोएटिक नेवर एग्जिस्टेड। किसके बारे में बात कही गई है? द मैन हु रोट दिस वॉज कीट्स फ्रेंड एंड बाय प्रोफेशन। कीट्स के जो एक दोस्त थे उन्होंने कीट्स के बारे में कहा था, और वो दोस्त कौन है? एस टी कॉलरिज, सर वाल्टर स्कॉट, बेंजामिन रॉबर्ट हेडन और विलियम हेजलेट। तो दोस्तों, सी इज योर आंसर, इज अ फेमस पेंटर और उनके फ्रेंड थे। उन्होंने कहा था कि कीट्स जैसा जीनियस आज तक पैदा नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं, हम वीडियो के लास्ट में आ गए हैं। टुडेज लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, omit all that is said about him in any mess of mine. His Hyperion is a fine monument and well keep his name. Who instructed this to London publisher after Keats' death in Rome in 23rd February? कीट्स की मौत के बाद किसने ये बात कीट्स के बारे में कही थी? दोस्तों, एक राइटर थे जो कीट्स से जिनका हमेशा कंट्रोवर्सी या कॉन्ट्रडिक्शन रहता था, उसके बाद भी उन्होंने मरने के बाद उनके हाइपेरियन की तारीफ की थी। लॉर्ड बायरन, लेहन, जॉन कीट्स या पी बी शैली। दोस्तों, द आंसर इज बी, लॉर्ड बायरन। जो हाइपेरियन थी दोस्तों, ये इनका वर्क था, एन अबेंडेंट एपिक था, 1818 और 19 के आसपास इन्होंने इसे लिखा था, पर ये इनकम्प्लीट था। दोस्तों याद रखिएगा, कीट्स का ये वर्क था, लॉर्ड बायरन ने इसकी तारीफ की थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाउ यू फाइंड आवर वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो and you are first time on watching this video or on our channel, then please don't forget to subscribe our channel। दोस्तों, पहली बार अगर चैनल पर आए हैं और हमारा कंटेंट आपको सचमुच अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जल्द आएंगे ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।